नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है और आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा परीक्षा में। और 80 पूर्णांक यानी 80 नंबर का होगा। आज ये हमारा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँ उन क्वेश्चनों को आपको याद करना है, क्योंकि परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन्हें बहुत ध्यान से देखना है और याद भी करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी, तो वो कौन सा राजपूत राज्य था। तो वो मारवाड़ राजपूत राज्य था। और मारवाड़ को अब क्या कहते हैं, जोधपुर। मारवाड़ को अब क्या कहते हैं, जोधपुर कहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल तो बच्चों कहाँ का निवासी था, तो स्कॉटलैंड का निवासी था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है बिस्सा किस जनजाति से था। तो बिस्सा मुंडा जनजाति से था। इसका सही आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा द। तो राज्यसभा क्या है आपको पता है क्या। राज्यसभा जो संसद है दिल्ली में सरकार चलाने वाली, संसद के दो भाग होते हैं। एक होता है लोकसभा, ये आपको ध्यान में रखना है कि संसद के कितने भाग है, दो भाग संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो निम्न में से कौन सा है वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन द सही होगा। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में सांसी जनजाति सर्वाधिक यानी अधिक किस जिले में पाई जाती है। तो भरतपुर जिले में सांसी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग यानी जनता, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग यानी जनता को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और अगला है कि जन्म दर क्या है, जन्म दर इसका सी होगा कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर है। इसका ये सही हो जाएगा। और अगला है कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या है, प्राकृतिक दर है। तो इसका सही ये होगा। एशिया महाद्वीप विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास स्थान है। तो एशिया में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है
ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है और पूरा ध्यान से पढ़ना है। अगला हमारा प्रश्न है हाँ और या ना में उत्तर देना है। आपको क्या करना है, ये जो सामने लिखे है ना, इसमें हाँ या ना में उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी मुगल बादशाहों में औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली बादशाह है थे। ये सही है या गलत है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब था वो अंतिम शक्तिशाली शासक था, अंतिम शक्तिशाली बादशाह था। कौन था? औरंगजेब। मुगल बादशाहों में, ये मुगलों की बात कर रहे हैं, मुगल बादशाहों में औरंगजेब शक्तिशाली यानी आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। और अगला है कि यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसमें आपको बताना है कि यूरोप से भारत में, ये मान लो यूरोप है, यहाँ से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाँ या ना? यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, यूरोप से भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो हाँ, सबसे पहले यूरोप से भारत में पुर्तगाली आए थे। अगला है हमारा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को अनेक रियासतें प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ या ना? कि बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कंपनी को, कंपनी यानी ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, उनको अनेक रियासतें प्रदान की। तो इसका सही आंसर होगा नहीं। तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासतें प्रदान नहीं की थी। अगला है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान हो गई थी। इसका सही आंसर होगा हाँ या ना? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान हो गई थी। तो इसका सही आंसर हाँ में होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। मजदूर यूनियन यानी मजदूर यूनियन को ही क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। मजदूर संगठन बनाने से संबंधित कानून बनाने की ज़रूरत क्यों है? कि भाई क्या मजदूर संगठन अगर हम बनाते हैं तो उससे संबंधित कानून बनाने की ज़रूरत क्यों है भाई? इसका आंसर हमें देना है। तो इसका सही, तो बच्चों आपने देखा होगा, अब आप कक्षा में पढ़ते हैं 8वीं में, तो आपका भी आपने देखा होगा कि एक संगठन होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। संगठन उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो संगठन के लिए कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो संगठन होता है उसे यूनियन कहते हैं। संगठन में ही शक्ति होती है। आपको पता है कि संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। संगठन में शक्ति होती है। तो जो संगठन होता है ना, वो जो संगठित होकर सभी लोग, संगठन का मतलब होता है संगठित, संगठन के सभी लोग संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के लिए, जो मजदूर होते हैं वो अपनी ताकत के लिए, संयुक्त ताकत सभी साथ एक मिलकर क्या है, संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन, वेतन का मतलब क्या होता है? पैसे जो कमाते हैं उन, वो जो सही वेतन पैसे कमाते हैं वो, और बेहतर कार्य स्थिति के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जो संगठन होता है वो अपनी मजदूरी के लिए, अपने हक के लिए सब एक साथ होकर अपनी संघर्ष की जीत हासिल कर सकते हैं। तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसलिए कानून बनाने की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक समानता व समरसता हेतु 2 प्रयासों को लिखना है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक समानता और समरसता हेतु किए गए 2 प्रयासों को हमें लिखना है। तो एक तो आप लिख लेना अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता सॉरी अस्पृश्यता लिखना है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? अस्पृश्यता ऐसे लिखना है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी ये हमारे जो संविधान है उसके अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत से, जातिवाद से संबंधित है ये, ठीक है। पहला तो लिखना आपको अस्पृश्यता,
और दूसरा लिखना है संरक्षणात्मक उपाय। संरक्षणात्मक उपाय ये आपको लिखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक समानता और समरसता हेतु 2 प्रयासों को लिखना है। तो कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के 2 कारण बताने आपको। जो कंपनी में जो सेना में काम करने वाले सिपाही थे वो कौन थे? वो सभी लगभग किसान परिवार से आते थे। तो पहला कारण आपको लिखना है कि जो कंपनी में सिपाही काम करने वाले थे वो सभी किसान परिवार से आते थे। उन्हें अत्यधिक लगान तथा कर वसूली के सख्त तरीकों के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो पहला कारण आप ये लिख सकते हो। और दूसरा ये लिख सकते हो कि वो सिपाही वे अपने पद, वेतन, भत्तों तथा सेवा शर्तों से भी नाखुश थे। तो ये 2 कारण आप लिख सकते हो। और अगला है हमारा कि राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के उदाहरण लिखने। राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है जैसे सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हो, सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हो, सीमेंट उद्योग लिख सकते हो, और शक्कर उद्योग लिख सकते हो, और कच्चा कांच उद्योग लिख सकते हो, और नमक उद्योग लिख सकते हो, और घी उद्योग भी आप लिख सकते हो। तो ये उद्योग राजस्थान के आप प्रमुख बता सकते हो। अगला है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। तो जो बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसती जा रही है, तो कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्ति हेतु भारी भरकम लगान लगा दिए थे और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। इससे खेती चौपट होने लगी थी। तो इस प्रकार आप इसमें भी लिख सकते हो। आप ये अपनी बुक में देख लेना कि ये प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको। और अगला है हमारा कि खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी। चावल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कैसे टिप्पणी लिखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ कि चावल है वो विश्व का, चावल आपको इस लाइन के अंदर लिखना है कि चावल है वो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य का मतलब क्या होता है? खाने वाली फसल है। तो चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो आपको लिखना है कि चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल जलोढ़ मृदा यानी चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, जहाँ ज़्यादा जल रोका जाता है वहाँ चावल ज़्यादा पैदा होती है, उसकी जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि चीन है वो चावल उत्पादन में अग्रणी है, यानी चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद क्रमशः चीन के बाद में भारत में चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद जापान में, उसके बाद श्रीलंका में चावल का उत्पादन होता है। तो और इसके अंदर अनुकूल जलवायु के कारण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें भी उगाई जाती है। तो इस प्रकार आप खाद्यान्न फसल के बारे में जो चावल है उस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। जो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में आपको लिखना है। कच्चे माल के आधार पर पहला नंबर आप लिख सकते हो कृषि आधारित उद्योग। तो बच्चों ये है कृषि आधारित उद्योग। आपको ये समझ में आ गया। कृषि आधारित उद्योग, ये उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। और दूसरा आप लिख सकते हो खनिज आधारित। आपको ये इस प्रकार देखो, एक नंबर लगाना है। सबसे पहले लिखना है कृषि आधारित। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, आपको लिखना है कृषि आधारित उद्योग। और 2 नंबर लिखना है आपको खनिज आधारित उद्योग। और इसमें आपको क्या करना है, फिर आगे ऐसे डैश लगा के आपको लिखना है, जैसे सभी में लिखना है, इसमें लिखना है, फिर इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि खनिज आधारित उद्योग, ये उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज एस्को का उपयोग करते हैं।
फिर आपको लिखना है समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, ठीक है। फिर लिखना है वनस्पति आधारित उद्योग, वनस्पति आधारित उद्योग, वनस्पति आधारित उद्योग। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार, जो अंग्रेजी अधिकारी थे अंग्रेज के शासन में, अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है। तो जो अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उनके अनुसार वो किस प्रकार की देशी जनता का दिल जीत सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र में, पहला बिंदु लिखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित करना, कि जो उस समय शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी उसमें कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, जो भारतीय शिक्षा है उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। और दूसरा था, दूसरा टॉपिक आप लिख सकते हो कि हिंदुओं तथा मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वे पहले से परिचित है, कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उनको वही चीज़ पढ़ाई जाए जो पहले से वो परिचित है, वो पहले ही जानते हैं, तथा जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को महत्व देते हैं, जिस चीज़ का आदर करते हैं, वही चीज़ उन लोगों को पढ़ाई जाए। तो इस प्रकार आप ये टॉपिक लिख सकते हो। ये छोड़ दो, प्रश्न काल क्या है। अब आपको ये समझना है दोस्तों कि प्रश्न काल क्या है। प्रश्न काल का मतलब होता है जो संसद होती है, मैंने आपको पहले बताया था, संसद, संसद जो हमारी सरकार है, संसद, सॉरी, देखो बच्चों, प्रश्न काल संसद है, मैंने आपको पहले बताया। संसद के दो भाग हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोनों की जो बैठक होती है वो ही क्या है, वहाँ पे इसमें बैठक होती है, इसमें राष्ट्रपति भी भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री जो सांसद होते हैं वो भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो संसद का सत्र चलता है ना, अब आपको मैं बताऊँ, संसद का सत्र चलता है, यानी संसद का सत्र, संसद का सत्र चलता है, यानी संसद में जो बैठक होती है, ठीक है, बैठक कह सकते हैं आप। संसद का जो सत्र चलता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, संसद के सत्र में सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, ठीक है। इसके माध्यम से सांसद कौन होता है, जो हमारे नेता लोग होते हैं ना, भी हर ब्लॉक से जैसे सांसद चुने जाते हैं उसे हम, ठीक है, सांसद कहते हैं। जो सांसद होते हैं ना, वो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जो हमारे क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो क्या करते हैं, जो ये सत्र चलता है ना, इस सत्र में वहाँ पर जाकर बताते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा है, ये काम हुआ है। तो इस प्रकार से वो संसद का जो सत्र चलता है उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। उसमें सांसदों के द्वारा कामकाज के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसमें पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियां या कमियों के प्रति आगाह किया जाता है। इसमें विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियां सामने लाते हैं। अब आप देखो विपक्षी दल कौन सा हो गया, एक होता है विपक्ष और एक होता है पक्ष, आपको ये ध्यान में रखना है। तो विपक्ष कौन सा होता है और पक्ष कौन सा होता है। पक्ष तो जैसे अब आज हम बात करें तो हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्य जैसे हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। तो ये हो गए हमारे पक्ष के नेता, ठीक है। अब विपक्ष में जो और अन्य पार्टियां हैं वो विपक्ष में है। तो विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियां सामने लाते हैं। जो ये विपक्ष में बैठे हैं ना, ये इसमें कमी निकालते हैं, ठीक है। जो पक्ष में बैठे हैं ना, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसमें कमी निकालते हैं और वो जनता के सामने लाते हैं। और सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। जो सांसद होते हैं वो जो प्रश्न सामने लाते हैं उससे सरकार जो होती है ना चलाने वाले, उसको भी फीडबैक मिलता है कि हमारे देश में इस प्रकार काम चल रहा है, इस प्रकार काम नहीं चल रहा है। तो प्रश्नकाल के बारे में आप इस प्रकार लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी
अधिनियम 2006 के कानून के दो मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। अगला है, हम देख लेते हैं कि ये जो राजस्थान का मैप दिया हुआ है, ये राजस्थान का मैप है। इसमें आपको जोधपुर का पता लगाना है, पाली का, अलवर का और नागौर का। तो इसमें आपको इनको भरना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जिले दिए रखे हैं, जोधपुर, पाली, अलवर और नागौर। इनको इसे मैप के अंदर आपको भरना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोधपुर। तो यहाँ पर इसमें आपको जोधपुर भरना है। ठीक है, और इससे ऊपर वाला है वो आ जाएगा नागौर। ठीक है, और ये यहाँ पर नीचे वाला पाली आ जाएगा और यहाँ पर ये अलवर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इन जिलों को ऐड कर सकते हैं। और अगला है हमारा कि निम्नलिखित ने 1857 के विद्रोह के दौरान क्या प्रतिक्रिया दिखलाई। नाना साहब और बेगम हजरत महल के बारे में आपको लिखना है। तो नाना साहब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, 1 नंबर लगा के नाना साहब। और नाना साहब ने अपनी हथियारबंद सेना जुटाई, यानी नाना साहब ने अपनी हथियारबंद सेना जुटाई तथा अंग्रेजों को कानपुर से बाहर निकाला। तो ये आपको लिखना है। उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। किसने? नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित करके ये घोषणा कर दी कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की एक गवर्नर है। तो इस प्रकार आपको नाना साहब के बारे में लिखना है। और दूसरा आपको लिखना है बेगम हजरत महल के बारे में। बेगम हजरत महल लखनऊ की थी। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। और वहाँ के जो पदच्युत नवाब वाजिद अली शाह की एक विधवा थी। लखनऊ में उन्होंने, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप इस प्रकार ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन के विभिन्न रूप ग्रहण किए। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के महत्व को स्पष्ट करना है। वनों से क्या लाभ है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।